ओके, तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, तो इसकी इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, राइट। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस है और ये हमारे अर्थ के ऊपर एक चादर की तरह बिछा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो, अगर ये एटमॉस्फेयर ना होगा, अगर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हम पूरा का पूरा एक ब्लैक स्पेस जैसे अर्थ के बाहर है वो सब दिखाई देगा। लेकिन हमारे इस अर्थ के ऊपर ये एक लेयर सी बिछी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं। तो ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, ठीक है, जो कि अर्थ अर्थ के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, देखो एटमॉस्फेयर की वजह से ही, ठीक है, हमारे पास बायोटिक और अबायोटिक स्पेशीज होती है जिसको हम बायोस्फेयर भी बोलते हैं। तो बायोस्फेयर का मीनिंग आप लोग जानते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर लाई करे। एटमॉस्फेयर का मतलब ये गैसेस, जहाँ पे जमीन हो, जमीन, जमीन का मतलब लिथोस्फेयर, और जहाँ पर पानी भी हो, हाइड्रोस्फेयर। तो बायोस्फेयर के अंदर तीन चीजें लाई करती हैं, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोस्फेयर का मतलब एक ऐसा स्फेयर, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो है बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर लाइफ एग्जिस्ट जहाँ पे कर रही है, तो वहां पे कितनी चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है बच्चे। यस सर। सो लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? सर लैंड। लैंड। वेरी गुड, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे पेड़ पौधे होंगे, दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे, पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल होंगे, और हवा के अंदर पक्षियां भी होंगे, राइट, उड़ने वाले। तो ये था हमारे पास। अब देखो, आप लोग जानते हैं भली भांति, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन, ये ऑलरेडी नो दैट। 20% हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो मेरे पास बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.03%, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, यू नो इट, प्लांट्स। और यस सर। बाकी बच गया वाटर वेपर, और कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन। तो ये कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये अपने आप में नोबल गैस है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, हर कोई नोबल होना यस चाहता सर। है। जिनका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों किसी से रिएक्ट करेंगी? रिएक्ट तो वो करती है ना जो आधे अधूरे भूले भटके होते हैं, लेकिन ये यस अपने सर। आप में ही संपन्न है। सर ये ऑक्सीडेशन भी ऑक्टेट को ही कहते हैं? ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। जैसे मान लो ओके मैं कार्बन हूँ और मैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, तो मैं बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके सर। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास खाना होता है, तुमने अभी भी नहीं, मान लो छोले बनाए तुमने, ठीक है। तो जब तुमने छोले बनाए तो उसका टेस्ट अलग है। मान लो छोले को तुमने सुबह से ऐसे ही रख दिए और फिर अब तुम रात को खा रही हो, तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। वो थोड़े यस गाढ़े सर। गाढ़े से हो जाएंगे, टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना भी फैट था वो अब ऑक्सीडाइज हो गया है। खाना तुम्हारा अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, तो अब एक अलग टाइप का टेस्ट आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं ओ ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सुबह से। तो ठीक है, कुछ चीजें ऑक्सीडेशन करने के बाद ज्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें लेकिन वो सिर्फ बेकार ही लगती हैं, ठीक है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके सर। तो 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0 ये सब आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है जो कि आने वाले टाइम में आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास एटमॉस्फेयर की? देखो, आप लोग जानते हैं कि लोग वो यूजुअली बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर का मतलब है हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि धक धक करने लगा, मतलब सांस नहीं लेना सिर्फ, और भी बहुत सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर भी है ऊपर ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजों से हमें बचाता है, बहुत सारी रेडिएशन से तुमको बचाता है, क्योंकि सनलाइट के अंदर क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, यू नो इट। तो यूवी रे से भी तो बचाएगा, राइट। यस सर। खतरनाक खतरनाक रेडिएशन जो एंटर कर रही है एकदम, तुम्हारा अर्थ जो है वो कोई इतना ठंडा नहीं है कि तुम जम जाओ। अगर तुम किसी और प्लेनेट में जाओगे तो तुम जम सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं जमते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्लोबल वार्मिंग जैसा फैक्टर काम करता है, मतलब वो अर्थ को थोड़ा वार्म रखता है। तो वार्म रखता है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो इसीलिए, तो एटमॉस्फेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांस लेने से नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों से है। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बीइंग पेपर्ड बाय द मेटेरॉइड्स।
कोई भी मेटेरॉइड आता है तो वो गिर सकता है, लेकिन कोई भी मेटेरॉइड आता है तो वो एटमॉस्फेयर में भस्म हो जाता है, जल जाता है वो। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स, और ये हमारी बॉडी में डेडली रेडिएशन से बचाता है। पता लगे कोई रास्ते में निकला और वो भस्म हो गया, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई रास्ते में निकलते भस्म, तो इसलिए डेडली रेडिएशन से भी बचाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जैसे तुम लोग जानते हो जब भी गाड़ी में जाते हो तो आप रेडियो ऑन कर देते हो, FM 94 FM बजाते रहो। यस तो ये जो हमारे पास है रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव के एक रेडियो स्टेशन होता है, वहीं से आपने सुना होगा मन की बात। भाइयों बहनों, आज मैं ये कार्यक्रम आपके लिए लाया हूँ। तो ये जो हर 26 तारीख को, हर संडे को जो मोदी जी आ जाते हैं, तो वो रेडियो स्टेशन जाते हैं ना, और वहां से ही संचार पूरे का पूरा देश में होता है। तो ये रेडियो वेव्स के जरिए तो होता है। तो ये रेडियो वेव कैसे चलती है, हमारे एटमॉस्फेयर से तो ट्रेवल करके चलती हैं, और पूरे के पूरे हर घर के अंदर ये टेलीकास्ट होता है फिर। ठीक है, सर यस सर। यस सर तो यही हमारे पास रेडिएशन होते हैं, कहीं पे भी गेम्स वेम्स होते हैं तो ये सब वेव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कि आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, क्रिकेट चल रहा है आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, तो इन सब वेव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अहम योगदान है। अच्छा, इट सर कंट्रोल्स द मेटियोराइट्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स होते हैं, कभी देखा है अर्थ के बाहर बाहर एक बड़े बड़े चट्टानों जैसे स्ट्रक्चर टीवी में दिखाया होगा, यस कभी सर। कभी देखा है कि हमसे एक पत्थर टकराने वाला है, अर्थ पे हर धरती बार खत्म न्यूज होने आता है। सर वाली जो है। एस्टेरॉइड्स होते हैं वो? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के जैसे होते हैं मेटेरॉइड्स एंड ओके सर मेटियोर्स। आपने धरती ज्योग्राफी खत्म में पढ़ा होने होगा वाली शायद। है। यस सर यस ठीक सर है, तो मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स जो होते हैं ये बाहर हमारे स्पेस में काफी होते हैं। तो अर्थ के हर बार एक्चुअली न्यूज आती है कि टकराने वाला है, लेकिन आज तक तो कभी टकराया नहीं इतना खास। और सर धरती खत्म होने वाली है एक दिन, तो मेरी हाँ, ये तो 2012 में रिजल्ट के होने दिन वाली थी, होने लेकिन वाली अब थी, मैं 2022 वही। आ अभी तो गया। हम जिंदा है। ठीक है, 10 साल हो गए, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। सर ठीक है हर बच्चे, साल आती है। हाँ तो इसीलिए, तो ये जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक तो ये रेन से बचाता है, ये हमारे पास एयर का संचालन करता है, संचालन का मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, और ये हमारी क्लाइमेट और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा इतनी, हाँ गर्मी थोड़ी है लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम भस्म हो जाओ। अच्छा, एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा यस पूछो मेरी बच्ची। कह रही है क्लाइमेट और ये वेदर दोनों में क्या फर्क है, क्या आप सर बता पढ़ सकते हैं? चुके हैं सर। सर पढ़ा है, हम अभी भी पढ़ पढ़ा चुके है। हैं SST में। अच्छा अच्छा, तो क्या है? सर सर क्लाइमेट क्लाइमेट वेदर लॉन्ग 30 टर्म इयर्स के के लिए लिए होता रहता है है, और सर और सब और वेदर वेदर एक वेदर पॉइंट शॉर्ट ऑफ टर्म के शॉर्ट लिए। चेंज टर्म होता है। प्लेस का, जैसे कि नोएडा वेरी का गुड, अलग होता है। शाबाश। अगर मैं अभी पूछूं कि नोएडा का वेदर कैसा है तो आप अभी का वेदर बता दोगे, राइट? सर विंटर। यस सर। लेकिन अगर मैं पूछूं दिल्ली NCR का वेदर बोलूंगा, कि मुझे अगर मैं मान लो खुद बैंगलोर में रह रहा हूँ और मैं कहूँ कि बताओ दिल्ली NCR का क्लाइमेट कैसा है या वेदर कैसा है, क्या सर पूछूंगा? वेदर बोलोगे सर। वेदर। सर 30-35 साल से थोड़ी ना एक ही जैसा है। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि नागालैंड का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सही सर स्टेटमेंट है? नो सर। सर नहीं, क्लाइमेट होगा ना सर। अभी तो तुम कह सर रहे आप हो, पूछ सकते। सर पूछ वहां पे सकता हूँ ना, कैसा ये रहता है स्टेटमेंट सही सर? है या यस नहीं? सर। सर पूछ सकते हो, यस यस सर। बिल्कुल सही तो है। अगर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ ना क्लाइमेट कैसा है, क्या बता, मैं बहुत 6 महीने के लिए घूमने जा रहा हूँ, मैं रहने के लिए जा रहा हूँ मान लो, तो मुझे वेदर से मतलब है या मैं क्लाइमेट पूछूंगा, ज्यादातर क्लाइमेट पूछूंगा ना फिर। सर मत छोड़ के जाओ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, ये हमारे पास था इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। और ये यस डेडली रेडिएशंस का मतलब क्या है, कौन सी रेडिएशन की बात चल रही है यहाँ पे? सर अल्ट्रा जी। वायलेट रेडिएशन। क्या हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर आ गई तुम्हारी बॉडी में तो? सर आइज खराब हो जाती है, कैंसर। स्किन खराब हो जाती है, टैनिंग वो सब, तो ओजोन लेयर ओ, प्रोटेक्ट तो करती टैनिंग है। तो वैसे सर भी हो जाती है कैंसर भी हो लड़कियों को। सकता है। मैंने देखा है बहुत सारी यस लड़कियां सर। कहते हैं कि भैया भैया एंटी टैनिंग क्रीम लगाओ, मुझे टैनिंग करवा, वो एंटी टैनिंग करवानी है, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या क्या करवाती हैं लड़कियां तो। होता है ना ऐसा? सर होता लड़कियां तो जरा होगा। सा बाहर जाती है, कहती यस है ओ माय गॉड मेरी स्किन टैन हो गई। अब सर मैं वो, मैंने देखा है। ओके, हाँ तो ये होता ही है यूजुअली। ठीक है, सेंसिटिव सर होती है इससे ना इस वजह से। कैंसर भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज कर सकती है ना यूवी रेडिएशन, और जब भी आपका डीएनए चेंज होगा तो डीएनए चेंज होने से कैंसर होने के चांस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। यस, सर आपने हिरोशिमा सर नागासाकी में डीएनए बोला कैसे भी था चेंज कि वहां होगा? पे वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से सब हाँ तो उससे रेडिएशन उनके डीएनए में चेंज आ गया, अब जो वहां की जनरेशन आ रही है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके डीएनए में परमानेंट चेंज आ गया है वो। तो अब जितने भी जनरेशन आएंगे उनके डीएनए में तो चेंज आ ही गया ना अब। ये सब।
तो इसीलिए उनके बच्चे आज भी ऐसा बोला जाता है कि आज भी ऐसे होते हैं। ओके, डू यू नो हाउ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज हेल्ड इन अ प्लेस? ऐसा क्यों होता है? सर एटमॉस्फेयर अपनी ग्रेविटी, पोजीशन। सर ग्रेविटी की वजह से। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, एम आई राइट? तो मुझे एक बात Yes, sir. बताओ, जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सबसे ऊपर होंगे या सबसे नीचे होंगे? सर सबसे ऊपर। सर सबसे वेरी गुड। और जो सबसे हैवी पार्टिकल होंगे वो? ऊपर। सर नीचे। नीचे। वो नीचे होंगे, क्योंकि ग्रेविटी से खींच के रख रही है। एक बच्ची कह रही हाँ बड़े बड़े पार्टिकल नीचे है, तो हम फिर जिंदा कैसे हैं? अरे भैया, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो है तो पार्टिकल्स ही ना, तो पार्टिकल से कोई मरता थोड़ी है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या सबसे ऊपर होगी ना, और यस ऑक्सीजन अपने आप में हैवी है तो ऑक्सीजन नीचे होगी ना। तो यस अच्छी बात है ना ये। Yes, तो sir. तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए? ऑक्सीजन। और सर जब तुम दोनों का पर्वत पे चाहिए। चढ़ते हो बहुत ज्यादा, मान लो एक बच्ची कह रही है मैं माउंट आबू पे जा रही हूँ, तो माउंट आबू पे जब तुम जाओगे तुम ऊपर चले गए सबसे। अब जब तुम सबसे ऊपर चले गए तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? सर सर कम कम। मिलेगा। क्योंकि तुम हाइट पे चले गए, किसने कहा था जाने के लिए? तो चले गए तुम लोग एंजॉय करने के लिए। वहां पे तो ऑक्सीजन की कमी सागर ऊपर सर चिल्ला ने। चिल्ला के, और फिर एनॉक्सिया हो गया। तुम्हें एनॉक्सिया का मतलब सांस नहीं आई, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर भी लेके नहीं गए, कम मिले। तो इसीलिए और फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास देखो एक तरह से यस। आपको याद रखना है कि कि हमारे पास ये 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे की लेयर देखो जहाँ पे पानी और दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है ट्रोपोस्फेयर। यस तो सर। Yes, sir. एक जमीन के ऊपर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर होता है। मीजो का नाम ही यही है, मीजो मतलब बीच में। फिर ऊपर ऊपर और चलते जाएंगे, फिर सैटेलाइट जहां पे घूमते हैं वो थर्मोस्फेयर होता है। और फिर जब तुम 500 डिग्री है, 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर में तुम्हारा गाँव आ जाता है। हाँ तो भाई ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस है भाई, तुम्हें दिखता नहीं है। एक सर बच्चे कह रहे तो मुझे लगा था कि बस ये थोड़ा सही है। हाँ तो ऊपर सर 500 सैटेलाइट किलोमीटर तो तक खुद भी थर्मोस्फेयर में आ रही है सर, एक लेयर नीचे, तो उससे ऊपर और क्या होता होगा? होता है एग्जोस्फेयर, पूरा का पूरा वहां पे स्पेस कुछ क्यों जैसा नहीं है। होता सर फिर? इतना ऊपर नहीं उड़ सकते ना हम। हम इतना ऊपर उड़ के क्या करोगे? हमारे पास सैटेलाइट और जितने भी ये प्लेन्स होते हैं वो इतना ऊपर थोड़ी उड़ेंगे कि तुम अर्थ पे बिल्कुल सरफेस पे चल रहे हो। अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। तो ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये लेयर की, ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लेयर्स हैं कि हम कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो एक बच्ची कह रही तो क्या मैं पढ़ना छोड़ दूं क्योंकि मैं तो कुछ हुई नहीं? नहीं नहीं नहीं, वैसे आप हैं बहुत कुछ, लेकिन अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो उस अर्थ के कंपैरिजन में हम कुछ नहीं है। ठीक है, हम तो चीटी हैं, बिल्कुल चीटी। पर इसका सर मतलब जो ये नहीं कि हाँ हाँ बोलो। सर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एग्जॉस्फेयर से भी ऊपर जाते हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जोस्फीयर में आकर वो भस्म भी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। तो सबसे बड़ी लेयर आप एक तरह से बोल सकते हो थर्मोस्फेयर की। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे ऊपर जो पहली लेयर है वो होती है एग्जोस्फेयर। ठीक है बच्चे, यस। तो हमारे पास ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 5 लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एग्जोस्फेयर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डेंसिटी के बेसिस पे अरेंज हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अरेंज हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स टेम्परेचर एज वेल। तो जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो काफी हैवी होती है, पार्टिकल्स बहुत ही मोटे मोटे और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में लाई करती है। अच्छा, एक बार ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज अ गुड ओजोन बट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ बैड ओजोन, व्हाई इज इट सो? सर क्योंकि उसकी सर मतलब रेडिएशन भी सर ज्यादा होंगी तो ज्यादा इफेक्ट करेंगी ना सर, स्किन को भी और आईज को भी। सर डेंसिटी की वजह सर से। सर क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन नीचे है और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ऊपर है। हाँ, तो उससे बैड और गुड का क्या फर्क हुआ? सर वो सर नीचे क्योंकि होगा तो ज्यादा ट्रोपोस्फेयर इफेक्ट के जो करेगा ना सर। ओजोन होंगे सर वो वो जो डेंस ऊपर है वो कम ऊपर ही होगी तो इस वजह रोकेगी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज। आसानी से आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के आसानी से नहीं आ पाएंगे। एक सेकेंड रुद्र, तुम बोलना एक बार।
सर वो जो ऊपर ओजोन लेयर होगी वो ऊपर ही रोक देगी अल्ट्रावायलेट रेस को। ठीक है, और ट्रोपोस वाली बैड क्यों मानी जाती है फिर? सर क्योंकि सर वहां वहाँ पे होगी उससे मेरे हिसाब रेडिएशन से। पहुंच जाएंगी हमारे तक। नहीं, तुमने स्ट्रेटोस्फेयर का ठीक बताया लेकिन ट्रोपोस्फेयर का सही नहीं बताया, और किसी ने भी नहीं बताया एक्चुअली में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं साबुन अच्छी चीज होती है, राइट? साबुन से नहाना अच्छी चीज है। साबुन से नहाना अच्छी चीज है तो क्या साबुन को हम लोग खा लेंगे? नो नो सर। सर। तो खाने के टाइम से तो बुरे हुआ ना। यस सर। टूथब्रश टीथ साफ करता है तो इसका मतलब टूथब्रश को खा जाओगे क्या नो सर। कि अच्छा है सर ने बोला है? तो जिसका जो काम है वो वही तो करेगा ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन है वो एक्चुअली तुमको रेडिएशन से बचा रही है खतरनाक, तो ये अच्छी बात हुई। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर की ओजोन है तो वो ओजोन तो फिर तुम ही ले लोगे अंदर, तो तुम्हें तो ऑक्सीजन चाहिए ना। यस तुम्हें सर। ऑक्सीजन चाहिए या ओजोन चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ओजोन अगर चली गई तुम्हारी बॉडी के अंदर तो वो तो म्यूटेशन कॉज कर देगी। ओजोन तुमको रेडिएशन से बचाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने ओजोन अपनी सांस में ले ली तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। ओके, इसीलिए ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को गंदा माना जाता है कि अगर ओजोन नीचे आ गई तो उसे तुम सांस के रूप में ले लोगे। सर वो आ ओके, सकती है नीचे? अगर आ गई तो, अब तक तो नहीं आई है, लेकिन अगर आ गई तो नुकसान कर जाएगी। सर एक जगह पे कुछ बोल रहे थे ना कि जो कुछ लाइन या कुछ अंटार्कटिका में ऐसा। होल हो गया है। यस सर। हाँ, तो वहां पे रेडिएशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर का ऐसा फर्क है वहां पे कि वहां पे इतनी ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच चुकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब O3 को तोड़ देता है O2 और O के अंदर। तो जब O3 O2 और O के अंदर टूट जाएगा तो वो ओजोन टूट गई, और ओजोन टूट गई तो होल बन गया। अब अगर वहां पे होल बन गया तो वहां पे खतरनाक रेडिएशन एंटर कर सकती है ना। यस सर। यस तो सर। खतरनाक रेडिएशन एंटर कर जाएंगे तो वहां पे तुम जाओगे तो क्या बन जाओगे? तो आप लोग समझदार हैं फिर। सर यस। सर ओजोन में होल रॉकेट्स के ऊपर जाने की वजह से नहीं नहीं होता है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो थोड़ी है, ग्लोबल वो वार्मिंग की एक वजह से। गैसेस का नेटवर्क है। वो एक गैसेस का नेटवर्क है, वो कोई असली में कोई वो थोड़ी लगा है जाल, कि जाल सर लग गया ऐसा देखो टीचर ने रॉकेट, बताया था। कि रॉकेट से होल हो गया है। सर बता रही थी कि रॉकेट की वजह से होल हो रहे हैं ओजोन लेयर में। ओके ओके ठीक है। वैसे वो एक गैसेस का नेटवर्क है, ठीक है। इससे रॉकेट रॉकेट अपने आप में खुद एक इतनी छोटी चीज है कि उससे होल होकर भी होल नहीं हो पाएगा। भाई रॉकेट अपने आप में बहुत बड़े अर्थ के सामने कुछ नहीं है, एक चींटी से भी बहुत छोटी चीज। यस। तो उससे होल मैटर नहीं करता, क्योंकि ओजोन का काम देखो एक्चुअली में कोई ओजोन ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गई है। एक्चुअली में ये ओजोन का फॉर्म होना और ओजोन का टूटना ये चलता रहता है। लेकिन जिस दिन ओजोन का टूटना का रेट ज्यादा हो जाए और जुड़ने का रेट कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस। यस सर। आप लोग खाना खाते हो, आप लोग का खाना टूटता रहता है बॉडी के अंदर और नया नया प्रोटीन बनता रहता है, तो आप लोगों की ग्रोथ होती रहती है, राइट? आप लोग बड़े होते रहते हो, राइट? यस। लेकिन जिस दिन आपकी बॉडी में खाना टूटेगा ज्यादा लेकिन बनेगा बहुत कम, तो उस दिन क्या होगा जरा बताना एक बार। सर कमी। तो क्या फिर तुम बड़े हो पाओगे, ग्रोथ हो पाएगी बॉडी में? नो नो सर। सर। क्योंकि आपकी बॉडी में मतलब खाना तो सारा टूट रहा है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ लग नहीं रहा। कभी सुना है कुछ लोगों ने कि डॉक्टर साहब ये खाते बहुत है लेकिन इनके शरीर को बिल्कुल नहीं लगता? सुना है कभी कुछ यस ऐसा? सर, हर पेरेंट्स। हाँ, तो इसका मतलब ये रेट गड़बड़ा गया है ना। अगर मान लो मेरी तो ऐसी बॉडी है कि मैं खाऊं तुरंत मेरे को तो पानी भी लग जाता है। मैं जरा सा वो खा लूं छोले भटूरे, देखो अगले दिन देखना मुझे ना मैं फूल जाऊं। तो इसका मतलब हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो अगर हर किसी की बॉडी अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है मैकेनिज्म भी अलग है, सबकी बॉडी के रेट अलग अलग है। तो ओजोन भी बनता रहता है और टूटता रहता है। अगर ओजोन बन ज्यादा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की लहर की बात है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ओजोन टूट ज्यादा रहा है तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग भी होती है। एक मीटिंग भी हुई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सारे बच्चे बोले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल ये हुआ था, प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास मीटिंग होती रहती है इंटरनेशनल लेवल में, ब्राजील में हुई थी। तो ये इनका एक काम था, इन्होंने साइन किया था कि हम वो सब चीजें प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जिससे कि ओजोन डिस्ट्रॉय। जैसे पहले फ्रिज के अंदर, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर तुम लोग खरीदते थे, उसमें से खतरनाक गैसेस निकलते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया है कंपनीज ने, ठीक है। अब ऐसी खतरनाक चीजें नहीं निकलती है, ठीक है। सर यहाँ पे सर डीओ से भी लगाने से हाँ खतरनाक गैस ये निकलती जितने भी खतरनाक उसमें फ्रियॉन्स निकलते हैं, ठीक है, फ्रियॉन्स हो गए और कुछ ऐसे एरोसोल्स होते हैं, तो ये ओजोन की लेयर को तोड़ देते हैं। लेकिन अब इसको काफी हद तक हम लोगों ने कम कर लिया है, मतलब पूरी तरीके से मिटिगेट कर लिया है, कम कर लिया है। तो आता है सबसे पहली लेयर के पास, ये पहली लेयर है, आप लोग जानते हैं नीचे से। तो ये अर्थ का आधा, मतलब एक तरह से बोला जाता है कि मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो यही कवर करता है, क्योंकि ऊपर तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, एक्सोस्फेयर में तो कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं है। तो इसकी जो डेप्थ है वो 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है, और इसमें ज्यादातर क्या आ जाते हैं, क्लाउड। जैसे आपके ऊपर ऊपर क्लाउड दिखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्लाउड यू कैन सी इन दिस लेयर। और ये ऐसी लेयर है जिसकी वजह से ही हमारे पास ये वेदर का फिनोमिना होता है, मतलब बादल फट गया, बारिश आ रही है, सूखा उड़ गया, धूप बहुत तेज हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेटर की साइड तो मोटा मोटा होता है और पोल की साइड काफी थिन होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना, इक्वेटर मतलब ये लेफ्ट और राइट, और पोल का मतलब ठीक ऊपर। अर्थ का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग? यस तो अर्थ यस हमारा सर। एलिप्टिकल टाइप का है ना, तो जो कॉर्नर कॉर्नर जो है लेफ्ट और राइट वाले, उसे इक्वेटर बोलते हैं, और ऊपर ऊपर क्या होता है, एकदम पोल बोलते हैं उसे। तो ये पोल की साइड क्या होता है, काफी पतला होता है, और इक्वेटर पे लेफ्ट और राइट साइड होता है, राइट। सर ऐसा क्यों? एक्चुअली में हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, सनलाइट है, तो सनलाइट की वजह से गैसेस जो होंगी वो एकदम हट जाती है ना। तो पोल की वजह से, एक्चुअली पोल की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी सनलाइट है और जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से क्या होती है, जैसे तुम किसी भी चीज को हीट करते हो, तो हीट करते हो तो वहां के ऊपर ऊपर जो सब्सटेंस होती है ना, वो गैसेस काफी पतली हो जाती है वहां पे। तो इसीलिए पोल जो होता है, तो पोल पे टेम्परेचर का फर्क है, तो वहां पे गैसेस पतली मिलती हैं। और इक्वेटर, इक्वेटर का जो रीजन है, वहां पे टेम्परेचर का फर्क है, तो वहां पे थोड़ी चीजें थिक मिलती हैं, थिक। तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। बट सर इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे एक्चुअली तुम जो बात कर रही हो ना, वो तुम एक सेकंड, वो वेदर के टर्म्स के लिए तुम देख रही हो कि ठीक है कि इक्वेटर पे हमारा जो कंट्री है वो इक्वेटर की साइड लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वेजिटेशन सबसे ज्यादा होती है, सब हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती और ज्यादा वेजिटेशन आती है, ज्यादा प्लांट्स मिलते हैं हमें। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ठीक है, इक्वेटर पे सनलाइट ज्यादा आ रही है, लेकिन 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 हमारे पास टेम्परेचर का और भी डिफरेंस है ना। तुम तो सिर्फ एक वो वाला लेके चल रही हो कि एक वैसी कंडीशन लेके चल रही हो कि चलो ठीक है, दोपहर का टाइम हो गया तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया। यहाँ पे ओवरऑल देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे रीजन का नहीं लिया जा रहा, एक ओवरऑल कंडीशन की वो बात कर रहा है, पूरे साल की बात कर रहा है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से जो हमारे पास है, जो लेयर है, वो पोल्स पर पतला सा है, इक्वेटर पे थोड़ा मोटा मोटा सा। सिंपल। ओके Next question. What could be the reason for the same? Anybody? Why troposphere thinner at the poles and thicker at the equator? Same question. तो क्या बोलोगे everybody? कनिष्का। सर पोल्स पे सर सनलाइट ज्यादा रहती है, तो सर उस वजह से सर, जो सर क्या कहते हैं सर जो एयर होती होगी सर वो हल्की होती होगी, और इक्वेटर पे कम रहती होगी सनलाइट, तो इस वजह से वहां पे सर थिक रहती होगी सर। ओके, तुम बताना चाहोगे रुद्रा? नो सर। Why? अरे अभी तो बताया, टेम्परेचर डिफरेंस याद रखना है। हमारे पास टेम्परेचर और हीट का बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, जब आप लोग अपने घरों में भगोने के अंदर, जैसे पहले के टाइम पे ना गीजर वीजर इतने होते नहीं थे, अब तो चलो ठीक है तुम्हारे पास, तुम्हें ये सब पहले से देखने को मिलता है।
अगर आप लोग गैस जो है आपके घर में स्टोव जो है, तो जब आप पानी को हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो कभी देखा है कि वो पानी के अंदर जब आप हाथ डालते हैं तो वो एक ही जगह पे गर्म रहता है कि वो धीरे करके मूव करता रहता है? कभी सर कभी देखा मूव जब आप करता है। नहा रहे होते हैं तो ऊपर ऊपर गर्म होता है लेकिन नीचे नीचे ठंडा हो जाता है, यस Yes, ठंडा sir. पानी रहता है ऐसे। तो एक्चुअली में जब भी आप किसी चीज को, तो इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये फ्लो करती हैं सारी चीजें आपस में, फ्लो का ऐसा नहीं है कि एक चीज अपने आप में फिक्स्ड हो गई है। तो अगर तुम ये बोल भी रहे हो कि इक्वेटर ज्यादा गर्म रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहीं पर ही फिक्स्ड हो गया है। तो इसलिए हम वर्ड यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई चीज इक्वेटर पे है तो वो वहीं का फिक्स्ड हो गया। हमारे जो एयर है, ये जो हमारे पास गैसेस होती हैं, इनमें टेंडेंसी होती है मूव करने की। तो जब ये मूव कर रहा है, तो अगर इक्वेटर को तुम लोग बोल रहे हो वो ज्यादा वार्मर है, जो कि है भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए वो मूव भी तो कर रहा है ना। फिर हमारे पास चीजें मूव भी तो कर रही हैं एक जगह से दूसरे प्लेस में। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घरों में डिफ्यूजन चलता है नहीं चलता है? अगर तुम कुछ भी घर में बना रहे हो तो बताओ उसकी स्मेल अंदर तक जाती है नहीं जाती है, क्या आज ये बन रहा है? यस सर तो अगर तुम लोग बोल रहे हो कि इक्वेटर पे हमारे पास ज्यादा गर्म हो रहा है, तो वो गर्माहट फिर पोल्स की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर तो यही रीजन है। तो तो ये जो फ्लो होता है हीट का, तो इसी को हम कन्वेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन। तो तो जो सनलाइट जो है वो एक अनइवन जाती है पूरे अर्थ के सरफेस पे। तो कुछ एरिया में ज्यादा गर्म, कुछ एरिया में बिल्कुल कम। मेरे को, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो यस इसीलिए सर तो इसलिए आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ये सिंपल ट्रोपोस्फियर पे जो होता है वो थिन हो जाता है पोल्स पर, थिकर हो जाता है इक्वेटर पर। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे बोलो। Yes, sir. ओके, यस सर ओके, मान लिया है मैंने। ओके, सेकेंड लेयर पे हम एंटर कर चुके हैं। सेकेंड लेयर जो होती है वो कौन से किलोमीटर से स्टार्ट हो रही होगी? ये 50 10 किलोमीटर तक है। तो कैन वी से 11 किलोमीटर से? यस Yes, सर sir. ये लोग कैसी आवाजें आ रही है तुम्हारी टिडमिडी? सो रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। आज कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सो जाओगे। तो इट इज द सेकंड लेयर। ये एक 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। और जितने भी तुम्हारे प्लेन उड़ते हैं जब भी तुम कहीं जाते हो, ठीक है, तो तुम जेट से अगर जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। देखा एकदम जब वो ऊपर उड़ रहा होता है, सारे बादलों को क्रॉस करता हुआ एक ऊपर सा एरिया आ जाता है Yes. यस सर एकदम पूरा। तुम तो हो रही तो एक दूसरी वर्ल्ड में पहुंच गए। एक पूरी लेयर दिखती है बादलों का नीचे नीचे, यस तो सर वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, तो जितने भी जेट होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करते हैं, क्योंकि ये काफी स्टेबल होता है, इसमें कोई ज्यादा क्लाउड नहीं दिखते हमें, नीचे नीचे क्लाउड दिखते हैं। और इसी के अंदर वो ओजोन लेयर भी होती है जो आपको किससे बचाती है? खतरनाक UV. हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है जो सन से आ रहा होता है। ठीक है बच्चे? सर एरोप्लेन्स भी इसी इसमें उड़ते यस हैं क्या यस यस, ऑब्वियसली यस, जितने भी एरोप्लेन से, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मान यस लो सर अगर यहाँ पे ओजोन का होल हो गया, तो देखो आप लोग जानते हैं अगर ओजोन आपको नहीं बचा पाएगी तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है फिर यूवी रे एंटर करेगी। और जब यूवी रे एंटर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हार्मफुल रेडिएशन आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। तो जब मैंने क्या बताया था, ये आपके क्या करती है? डीएनए के अंदर चेंज लाती है। Yes. तो देखो बिफोर में दिख रहा है डीएनए एकदम Yes. नॉर्मल डीएनए, लेकिन देखो फिर एकदम बीच में क्या हो गया? ये देखा है किसने? वो स्पाइडरमैन जब उसे मकड़ी यस काट लेती है तो उसके रात में ही डीएनए चेंज हो जाता है। Yes. यस और सेम देखो वैसा ही हो रहा है, पर अफसोस आप लोग मकड़ी नहीं बनेंगे कि बनो मकोड़ा मैन, नहीं। तो ये डीएनए चेंज हो गया, डीएनए चेंज हो गया तो कुछ भी हो सकता है, आपकी स्किन फट सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है। आप ये पत्ते जो होते हैं, कभी आपने देखा होगा पत्ते भी तो खराब हो जाते हैं, देखा है कभी किसी ने ऐसे? तो ये Yes. प्लांट की डिजीज होती है, प्लांट को भी डिजीज होती है भाई।
तुम्हारे पास Yes, तो sir. अच्छा ही है कि चलो तुम्हारे पास तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगा। प्लांट का डॉक्टर कभी किसी ने देखा है कि मैं प्लांट का डॉक्टर हूँ? तो प्लांट का सर डॉक्टर बॉटनी तो, करने वाले लोग क्या करते हैं? हाँ बॉटनी वाले लोग होते हैं, लेकिन बॉटनी वाले लोग डॉक्टर थोड़ी होते हैं प्लांट के। उनको बस पता होता है कि इस प्लांट का ये प्लांट ये होता है, इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग यहाँ पे आती है, ये इस तरीके से उनको पता होता है। वो डॉक्टर थोड़ी होते हैं। लेकिन प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और प्लांट का डॉक्टर होना तो अलग बात है मैडम। ऐसे करके तो आप लोग जूलॉजी को बोल दो कि आप डॉक्टर हो। जूलॉजी कौन होता है? जो एनिमल के बारे में पढ़ता है, जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजी पढ़ने वाले डॉक्टर थोड़ी होते हैं, डॉक्टर तो एमबीबीएस वाले ही होते हैं ना। तो इसीलिए जिस तरीके से जूलॉजिस्ट होता है उस तरीके से बॉटनिस्ट होता है। तो प्लांट के पढ़ने वाले बॉटनिस्ट, एनिमल के बारे में पढ़ने वाले, इंसान के बारे में पढ़ने वाले जूलॉजिस्ट। ठीक है बच्चे? और ये देखो आंख भी यस खराब हो सर। जाती है, तो आप जानती हैं रेडिएशन से आंखें खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पिगमेंट खराब हो जाता है, सर कॉर्निया दिखना खराब। बंद हो जाता है? दिखना मिल्की मिल्की दिखता है फिर, मतलब कुछ भी चीज क्लियर दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है धुंधला ग्लास लग गया है। आपका जो लेंस, आपके आंखों में एक नेचुरल लेंस है, तो एक तो पिगमेंट खराब हो गया, ऊपर से अगर लेंस भी खराब हो गया तो हो गया काम भाइयों। गॉट इट एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। तो स्किन डिजीजेस, आई डिजीजेस, ये सब बहुत मोस्ट कॉमन होता है। आ रहे हैं बीच की लेयर के पास, जिसको हमने नाम दिया है मेसोस्फीयर। ये 50 से 85 किलोमीटर तक माना जाता है। सर ये 51 एक से होगा ना? है, 51 से होगा ना सर? हाँ हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है इतना। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है हमारे पास काफी थिन होती है, क्योंकि अब आप लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो भैया पार्टिकल जो होंगे वो थिन ही मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल जो है वो काफी दूर दूर हो गए हैं हमारे पास, और जो भी जितने भी मेटेरॉइड एंटर करते हैं बाहर से, तो वो इसी एरिया में आके भस्म हो जाते हैं। बीच की लेयर इनको भस्म कर देती है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से एंटर करे होते हैं कि उनमें आग लग जाती है, आग लग जाती है तो वो भस्म भी हो जाते हैं। सर तो जब इसमें से रॉकेट जाते हैं वो नहीं होते बस? तो भाई वो कंट्रोल्ड वे में आते हैं ना। कंट्रोल्ड वे में आना और नेचुरली आना तो अलग बात है ना भाई। तुम, यस सर। एक एरोप्लेन है जो अपनी स्पीड से चल रहा है, तो वो क्यों भस्म होगा? और एक हो रहा है जो अपने आप ही चल रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो भस्म होता है ना। ओके सर। तो मेटेरॉइड जो हो रहा है तुम उसे चला थोड़ी रहे हो, वो तो अपने आप आ रहा है। और जो रॉकेट होता है वो तुम चलाते हो, उसको पता है कितनी सेफ स्पीड है जिससे कुछ नहीं होगा। सर कभी ऐसा होता है ना कि जो रॉकेट हाँ सर होते हैं वो फट नोजल भी में जाते हो हैं? जाते, थोड़ा सा फायर लग जाता हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी तो बहुत सारे प्लान अनसक्सेसफुल रहे हैं पहले। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो यस हैं सर, एक जो पहले, इंडियन भी मर गए थे। तो बहुत है। सारे, हाँ थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो जाती है। और बहुत सारे, कल्पना चावला को आप लोग जानते हो शायद, यस सर। यस तो सर। वो भी इसी यस। कंडीशन में मारी गई हैं। ठीक है, तो वो पहली महिलाएं जो स्पेस में गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास है मेसोस्फीयर। ठीक है, और जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भस्म होते हैं, चीजें ध्यान रखेंगे। ये भी एक अच्छी लेयर है जो आपको बचा रही है इन सब चीजों से। फोर्थ लेयर, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और थर्मोस्फेयर के अंदर एक बहुत ही खास बात है कि इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो एक्चुअली में ना ये ना बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन का काम करता है। ठीक है, मान लो जैसे मोदी जी अपनी स्पीच दे रहे हैं कहीं पे, तो आपने सिग्नल भेज दिया ऊपर, तो ये ऊपर ऊपर ना आयनोस्फेयर होते हैं, तो वो सिग्नल टकरा के सीधे दोबारा से नीचे आ जाते हैं। देखो हम जमीन पर है, हमने रेडियो सिग्नल को 60 डिग्री एंगल पे ऊपर भेज दिया, तो वो 60 डिग्री एंगल ऊपर गया और ऊपर से टकरा के वो ठीक नीचे आ गया उस साइड। तो बताओ ये अलग अलग वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाएगा नहीं, आई मीन अलग अलग कंट्रीज में पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा सिग्नल्स? सर पहुंच जाएंगे। तो ये आयनोस्फीयर जो है ये सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एरियाज में पहुंचाने का काम करता है प्यारे बच्चों। तो थर्मोस्फेयर जो है ये एक मेसोस्फेयर के ऊपर की लेयर है, और ये 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक थिक मानी जाती है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग भली बात ही जानते हैं, क्योंकि अब सन के पास आप पहुंच रहे हैं। सन के पास पहुंचोगे तो वो गर्म ही होगा। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस पार्टिकल्स हैं जिसको हम आयंस बोलते हैं,
तो ये सब क्या करते हैं, ये रेडियो सिग्नल जो होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं, जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूजफुल है। आगे जाके अगर बाई चांस आपको बीटेक मिला, ठीक है, इंजीनियरिंग आपने करी, तो एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सुना है कभी किसी ने? पहले के टाइम पे बहुत क्रेज होता था, अब थोड़ा सा क्रेज कम हो गया क्योंकि अब ज्यादातर अब जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। आईएलसी के, ये समझ लो, आईएलसी के 80% बच्चे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में है, बाकी ब्रांच कोई लेता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। हमारे टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग लेते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेते थे, सिविल में खुद सिविल का, सिविल एंड एनवायरमेंट का। तो सर लेकिन आजकल के टाइम में क्रेज इतना कम हो गया क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए करोड़ों वाली, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है कि लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो हर कोई पैसे के पीछे, पैसा 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 पैसा। सर पर वो भी है ना सर, सीएस में सबको तो मिलता नहीं है सर, कुछ ही लोगों को मिल पाता है नहीं, सर। आजकल का, आईआईटी सर जो कि आजकल ये का सब लेते जमाना हैं। ऐसा है कि अगर आप सीएस से हैं और अच्छी खासी कोडिंग आपको आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली बैठे हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कंपनीज में इतनी हजारों सैकड़ों कंपनीज हैं, सबको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही चाहिए, कोई खाली नहीं बैठता सीएस वाला। सिविल वाला फिर भी खाली बैठ जाए, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल वाला फिर भी खाली बैठ जाए, लेकिन सीएस का डिमांड है, सर डिजिटल इंडिया टेक्सटाइल चल रहा वाला, है। क्या? टेक्सटाइल वाला एक स्टार वाला? सर, सर टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल। अच्छा टेक्सटाइल, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये सब है, ये सर सब तो थोड़ा कहाँ बहुत है ऐसी है। सर, टेक्सटाइल समझ नहीं इंजीनियरिंग आता। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैं इंजीनियरिंग की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में एक्चुअली डिमांड सीएस की ही है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। हाँ, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि सब लोग अगर सीएस होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे टाइम पे क्रेज था सब कुछ, तो जो सीएस के बच्चे थोड़े कम होते थे तो डिमांड इसलिए बढ़ गई, लेकिन अब जब पूरी दुनिया ही सीएस कर लेगी तो क्या फिर डिमांड बढ़ेगी क्या? अरे सबके सब वो सीएस ही करोगे, सबके सब कोडिंग करेंगे तो फिर नॉन कोडिंग काम कौन करेगा? इसलिए सर रोबोट्स। वेरी गुड, शाबाश, इंसानों की यहाँ सर पे हालत खराब हो रखी सर है एक तो रोबोट टेक्सटाइल होगी। वाला सर, आईटी कंपनी सर कोई कैसे खोल सकता है? क्या? सर कोई अगर टेक्सटाइल किसी ने लिया है तो सर हाँ वो वो ठीक है, आईटी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त कोडिंग में नहीं गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि थे सिविल में, जो कि थे मैकेनिकल में, जो कि थे इलेक्ट्रिकल में, लेकिन उनकी कोडिंग, वाह, क्या जबरदस्त कोडिंग थी उनकी, इतनी बढ़िया कोडिंग कि कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा कहे कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। उससे पूछो क्यों, कि मेरे ज्यादा कोडिंग तो हिस्सा आती है, लानत है मेरे पे। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, कोडिंग सीखना कोई रूल थोड़ी है कि सिर्फ कोडिंग वाला ही कोडिंग सीखेगा, आई मीन सीएस वाला ही, कोई भी सीख ले। और आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जो छठी क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, पता है नहीं पता है? यस आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया ना, वो ऑनलाइन कुछ सर ऐप आ गई है, शायद बायजूस शायजूस व्हाइट की। हैट जूनियर। अपग्रेड। हाँ हाँ, पता नहीं क्या क्या आ गया, वो सब कोडिंग सिखा रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बताओ, इंक्लूड stdio.conio.h, printf स्कैन है, तो पता नहीं क्या क्या चाइना कर में रहे हैं। 6th क्लास से, क्या? चाइना में 6th क्लास से स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये सब है भाई, आईटी सेक्टर बहुत ही एक बहुत ही अच्छा बूम इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है। ओके प्यारे बच्चों, आते हैं टॉपिक। अब आ रहे हैं सबसे लास्ट लेयर, एग्जोस्फेयर, ये लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और ये एक तरह से स्पेस ही है। जैसे ही आप इस लेयर को क्रॉस करेंगे, बस आपका स्वागत है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पेस से सटी हुई लेयर है, ठीक है। इसके बाद आप सीधे, और ये एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतली लेयर, क्योंकि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर में तो सबसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये जो लेयर है, प्यारे प्यारे बच्चों, ये सबसे अपर लेयर है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो एग्जोस्फेयर एक सबसे ऊपर वाली लेयर है, यू नो इट ऑलरेडी। इसके बाद आप स्पेस में एंटर करेंगे। आप जरा बताएं, हाउ डज द एटमॉस्फेयर हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? Why does life not exist on the moon? Just tell me the reason. बताओ बताओ, शर्माओ मत। जिया, मैं सर लाल क्योंकि कर जो रही हूँ। सर क्या? हाँ हाँ, रुद्र रुद्र बताओ बताओ। सर क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ को
थोड़ा गर्म रखता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वरना क्योंकि सर बाकी रिफ्लेक्ट जो प्लैनेट्स होते हैं वो जम जाते हैं कूल होके। ओके क्योंकि सर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारे मैंने बताया ना, हमारा जो ये सरफेस है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। हमारा क्या, और जो ये है हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, क्या ये बहुत ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है? नो सर, क्या ये एक्सट्रीमली हॉट है? एक नो बच्ची कह रही सर, है यस, गर्मी में कोई नो बर्दाश्त नहीं सर। होती। नहीं, नहीं है इतना, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस पे ना ग्लोबल फैक्टर काम करते हैं। जैसे रेडिएशन एंटर तो कर जाती है, लेकिन रेडिएशन वो वापस नहीं जा पाती। तो अगर रेडिएशन एंटर कर रही है और अगर वो वापस नहीं जा पा रही, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि रेडिएशन एंटर कर गई लेकिन वापस नहीं जा पा रही है, ठीक है बच्चे? तो दिस इज गुड थिंग यस सर। एक्चुअली, कि रेडिएशन एंटर कर रही है लेकिन वापस नहीं जा पा रही है, ठीक है। सर तो ये, हाँ हाँ, सर रेडिएशन एंटर कर रही है पर जा नहीं पा रही है तो हार्मफुल नहीं हुआ? अरे ना ना ना, एक्चुअली अरे खतरनाक रेडिएशन नहीं, सनलाइट की रेडिएशन, सनलाइट सनलाइट रेडिएशन सारी खतरनाक थोड़ी ओके होती सर। है। मैंने बोला हार्मफुल रेडिएशन नहीं ना, मैं कह रहा हूँ सिंपल सनलाइट वाली रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन ये सब ठीक होती है, इनमें ये खतरनाक नहीं होती। तो नॉर्मल रेडिएशन जो है वो एंटर तो कर पा रही है लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाती। तो इससे बताओ हमारा जो अर्थ है वो ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? गरम। गर्म रहेगा, नॉर्मल। ठीक है। ऊपर से हमारे पास ऐसी गैसेस हैं जो इन सब हीट को ट्रैप करके रखती हैं। तो अगर वो हीट को ट्रैप करके रख रही हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो बाहर नहीं जाने देंगे उसको। तो इससे हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कैसा इन्वायरमेंट रहता है, ऊपर से हमारे पास वाटर भी है। तो अगर ये सब चीजें हमारे पास लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज हैं, तो तभी तो हमारे पास लाइफ इंपॉर्टेंट है, तभी तो चीजें एग्जिस्ट करेंगी। सनलाइट अच्छी खासी आती है हमारे पास, ठीक है, पेड़ वेजिटेशन अच्छा खासा है, तो हमारे पास फूड वेजिटेबल सब कुछ है। तो अगर हमारे पास ये सब खाना पीना है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी प्यारे बच्चों? गॉट इट? सर यस। सर ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देती है, तो वो इन सब को रेस को नहीं रोकती, रेडिएशंस को जो सनलाइट की होती है? ना 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 ना, अच्छा, तुम तो बर्बाद ही कर दो ना इंसान को बिल्कुल। भाई सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती हैं। अगर कोई अच्छी ओके रुक भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली हार्मफुल को रोकना काम है उसका। वेदर एंड क्लाइमेट, एज आई ऑलरेडी आस्क्ड यू सेम थिंग। अगर आप डेली बात करते हैं, जैसे टीवी में आता है वो आज तक का, कि आज टेम्परेचर इतना, आज टेम्परेचर इतना, एक ट्रक जा रहा होता है अंबुजा सीमेंट, देखा है किसी ने? ये लोग कुछ नहीं यस देखते, इनको सर, कुछ यस नहीं पता सर। दुनिया के बारे में। वो अलग अलग स्टेट का दिखाते हैं ना, तो वो अलग अलग यस स्टेट सर, स्टेट का क्लाइमेट दिखा रहा है या वेदर दिखा रहा है? वेदर। वेदर दिखा रहे हैं ना, कि वहां पे कितनी ह्यूमिडिटी, कितना रेनफॉल, कितना टेम्परेचर, किस स्पीड से हवा चल रही है, बंगाल में तूफान आ गया। तो ये सब क्या है, वेदर है। लेकिन अगर आप पूरे लॉन्ग पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, ऑन एन एवरेज वहां का वेदर कैसा है, लोग कहते हैं वहां बहुत ठंडा है, इसका मतलब वहां पूरे साल ही ठंड रहती है, तो वो ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट होता है। सो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज कॉल्ड क्लाइमेट। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पूछ रहे हैं, डे टू डे का पूछ रहे हैं, तो वो वेदर कहलाता है, ठीक है बच्चे? एवरीबडी, वेदर एंड क्लाइमेट यस का सर। डिफरेंस यस सर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो हमारे पास ना कुछ क्लाइमेट्स हैं, अगर कहीं पे ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। अगर कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्राई, वेरी लो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश ना होना, लो प्रेसिपिटेशन। टेम्परेट का मतलब है जहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल सा रहता है, जहाँ पे कोई मतलब सब कुछ एकदम ठीक ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिल्ली का रीजन एक तरह से टेम्परेट माना जा सकता है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है, बहुत ही लो, सर ठीक है। कनाडा, हाँ हाँ एंटार्क्टिका। बिल्कुल, तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द, जहाँ पे अभी हमारे बच्चे वहां पे गए हैं यूक्रेन में, तो यूक्रेन में वहां बर्फ पड़ रही है बहुत ही ज्यादा, तो क्या हम उसे कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं?
हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं और वो पिक डालते रहते हैं, तो मैं डेली उनका स्टेटस देखता रहता हूँ। तो क्या वो हम उसे कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं, क्योंकि वहां मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ ही रहती है, तो ये कॉन्टिनेंटल में माना जा सकता है। तो हमारे पास ये क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमने रीजन को भी डिफाइन कर दिया है, ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट एंड कॉन्टिनेंटल। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर सो रहे हैं सारे बच्चे? आ रहा है सर। ओके, ये सर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। ओके, उत्तर प्रदेश किस में आ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर टेम्परेट में। टेम्परेट। रेट। पक्का लॉक कर दें? यस सर। यस। ओके, अब देखो हमारे पास ना क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए ना ये 3 चीजें होती हैं। एक, सनलाइट कितनी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ सन रेडिएशन क्या है, तो एंगल ऑफ सन रेज, तो हमारे पास किस एंगल पे सनलाइट पड़ रही है, किस स्पीड में हवा चल रही है, विंड्स, ओशियन, वहां पे मान लो, जैसे मान लो अब मैं बात करूं गुजरात, गुजरात में ओशियन है, राइट, गोवा, गोवा में ओशियन है, मुंबई में भी ओशियन है, आप देख रहे होगे, राइट। साउथ के अंदर जितने भी स्टेट हैं तो वहां पे ज्यादातर ओशियन है या नहीं है? सटा हुआ है ना वो ओशियन से, सागर, महासागर। तो ये सब बताओ वहां के क्लाइमेट को अफेक्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे? अरे बच्चे बोलो। 100 सवालों के जवाब से अच्छी है हमारी ये चुप्पी। सर करते होंगे। ऑफ कोर्स। यस और सर। मुझे बताओ, कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ से क्या सटा हुआ है? माउंटेन सटे हुए हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, नहीं होता? तभी तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, यस सर। यस जन्नत। सर। ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं, विंड, एंगल ऑफ सन रेडिएशन, ओशियन, माउंटेन्स, तो ये सब हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इस पोर्शन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, और एंजॉय करें। आप लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, बहुत जल्द आपका एक टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट होगा, वैसे भी ऑफलाइन हो रहा है ना, तो बहुत जल्द कुछ एक टूर्नामेंट होगी जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सर अनाउंसमेंट टूर्नामेंट बहुत किस जल्द चीज की? पढ़ाई की? पढ़ाई की, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की, गेमिंग की, आईएलसी में ये सब होता है, ठीक सर ये है। जब पढ़ाई तक का हटा दीजिए सर, पढ़ाई का तो अटेंडेंस कैसे है? पढ़ाई का मतलब कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जैसे शतरंज हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंडोर हाँ गेम, तो सर आउटडोर गेम्स सीधा होते हैं। सीधा बोलिए ना सर, डरा दिया गेमिंग, मतलब पढ़ाई सर गेमिंग, आप कराओगे। डेट गेमिंग, बता दो बस सर। गेमिंग हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। सर किन किन थोड़ा बच्चों को पेट स्पीच देना बहुत निकलना अच्छा शुरू हो लगता है? गया कोई है सर। ऐसा जिनको स्पीच देने में बहुत अच्छा लगता है? कोई भी लगता नहीं है? तो है पर स्पीच अगर कोई बना के दे दे तो। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ओके, ठीक है, तो सर बहुत सर सारी वैसे चीजें होने डेट वाली क्या हैं, होगी? ठीक है, सर बहुत जल्द डेट बता अनाउंसमेंट। दीजिए सर, क्योंकि पेट थोड़ा निकलने लग रहा है, थोड़ा वॉक करने जाना पड़ेगा, थोड़ा सांस फूलने लग जाती है वरना। क्या 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 समझाने में, क्या क्या बता दूं, वेट बता दूं? सर नहीं सर, डेट 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 डेट। सर। अच्छा, डेट अभी नहीं, मतलब ये समझो कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी रेस्ट तक फिर नेक्स्ट क्लास में बैठ के see you। बाय सर।